हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं। आज आपका 50 क्वेश्चंस का क्विज़ होगा, जिसमें मैंने आपके पर्टिकुलरली मैं आपको बता देती हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं हरियाणा के ही। हरियाणा का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस यूज़ किए हैं आज मैंने, तो ध्यान से कीजिएगा। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है। अजात शत्रु इसका आंसर होगा। हर्यक वंश के जो अजात शत्रु थे उनको कुणिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुजरात। ओके, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सा यात्री किसके काल में भारत आया था और कहाँ से आया था। तो दीजिए इसका आंसर। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा बस, उससे ज़्यादा टाइम किसी को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मोरक्को। ओके, यात्री इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से भारत आए थे। नेक्स्ट है, अकबर के समय किया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? अब अकबर ने अपने समय में बहुत सारे जो पुस्तकें थी उनका अनुवाद कराया था फारसी में, तो फारसी में किया गया अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रज्मनामा। नेक्स्ट है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, दीजिए आंसर। तो आंसर नूरजहां। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। एक यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजी? ऑप्शन ए स्ट्रेंज स्टोरी, बी अ प्लान, सी अ वे ऑफ थिंकिंग, डी अ डिस्टर्बेंस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए प्लान। ओके, स्ट्रेटजी का सबको ही पता है, प्लान होता है। आई थिंक ये इजी था आपके लिए। नेक्स्ट है, टू गेट इन टू यूनिवर्सिटी ही हैड टू टेक एन असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड? आप बताइए जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, यानी कि असेसमेंट का मीनिंग क्या है? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि टेस्ट। टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी ही हैड टू टेक एन टेस्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेने के लिए आपको टेस्ट तो देना पड़ता ही है। ओके, तो असेसमेंट का क्या मतलब है? अभिमत, मूल्यांकन या राय। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ जनरस। ऑप्शन ए अनग्रेटफुल, बी पुअर, सी स्टिंगी, डी सीरियस। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बाद में लिख जाना। कोई चीज़ क्लियर ना हो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? स्टिंगी। ओके, आप देखिए एंटोनिम बताना है यानी कि उल्टा बताना है। जनरस का अर्थ क्या होता है? उदार। ठीक है, उदार, अप्रत्याशित रूप से धन मदद आदि देने में प्रसन्नता अनुभव करने वाला। ठीक है, तो एक उदार व्यक्ति को जनरस बोलते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा? स्टिंगी। स्टिंगी यानी कि कंजूस। नेक्स्ट है ईडियम, बीटिंग अराउंड द बश। ऑप्शन ए टू टॉक सॉफ्टली एंड क्लियरली, बी टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, सी टू स्पीक द ट्रूथ, डी टू स्पीक इन एन अननेचुरल वे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ईडियम बताना है बीटिंग अराउंड द बश का। टाइम अप। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ध्यान से देख लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, इतने में सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर दे देंगे। दीजिए आंसर। आप देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट, लकीली ओनली 1 पर्सन वाज इंजर्ड।
भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए अब कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिहार में हुआ था आर्यभट्ट का जन्म। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। ओके, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। गणितज्ञ थे ये, काफ़ी फेमस, और इनका जन्म स्थान कुसुमपुर है। ओके, बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम ही कुसुमपुर था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में यारलंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? दीजिए आंसर। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र यारलंग सांगपो नाम है इसका दूसरा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश तीनों देशों से होकर बहती है। और इसका उदय कहाँ से होता है? तो तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है मानसरोवर झील, उसके निकट से होता है। उसे वहाँ पर यारलंग सांगपो कहा जाता है। ओके, और वहाँ से बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कहाँ से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल राज्य से प्रवेश करती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जानी जाती है। ओके, और गंगा के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और एंट्री कहाँ से होती है इसकी? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? दीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन आज 50 हैं, तो टाइम आपको मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी ही आंसर दीजिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? जामनगर। ओके, जामनगर रिफाइनरी गुजरात राज्य के जामनगर शहर में स्थित है। नेक्स्ट, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया था? दीजिए आंसर। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंग्रेज। ओके, प्रथमांगल सिख युद्ध हुआ था सबसे पहले 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 तक। इस युद्ध में अंग्रेजों जो थे वो एक्चुअली हार गए थे, लेकिन दोनों ही तरफ के जो सिख भी और अंग्रेज भी दोनों ही युद्ध जीतने का दावा कर रहे थे। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था द्वितीयांगल। ओके, द्वितीयांगल सिख युद्ध जो था वो 1848 से 49 के बीच लड़ा गया, जिसमें सिख पूर्णतः पराजित हो गए थे। सिख सिपाहियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण सिख राज्य अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया था। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं ऑब्वियस। तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतक। ओके, कहाँ है भारतीय प्रबंधन संस्थान? रोहतक में है। ओके, ये एक सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। याद रखिएगा, सन पेपर में पूछा जा सकता है। 2009 में स्थापना हुई थी। इसको IIM भी बोलते हैं। ओके, IIM सुना भी होगा आपने। नेक्स्ट है, और हाँ पेपर में IIM की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोलते हैं इसको। अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो CIRB का विस्तारित रूप क्या है? आप बताइए, इनमें से इसकी फुल फॉर्म बतानी है सभी को। दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ओके, अब देखिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल देती हूँ मैं आपको, पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRB ने 1 फरवरी 1985 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इस संस्थान द्वारा उन्नत भैंसों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जाता है। ओके, भैंसों के अनुसंधान के लिए है ये। नेक्स्ट, हरियाणा नृत्य जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहा जाता है? अब बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? घूमर, झूमर, लूर या गुग्गा नृत्य? दीजिए आंसर। तो 5 सेकंड कंप्लीट होती हैं। आंसर क्या होगा इसका? घूमर। ओके, घूमर। नेक्स्ट, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध किस युद्ध से पहले लड़ा गया? अब इन युद्धों में से बताइए आपको
कि जो 10 राजाओं के बीच, जिसे 10 राग युद्ध भी बोलते हैं, वो किस युद्ध से पहले लड़ा गया था? दीजिए आंसर। टाइम अप। ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाभारत। महाभारत युद्ध से पहले सरस्वती घाटी में कुरुक्षेत्र जो था वहां पर 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र को महाभारत युद्ध ने दुनिया भर में प्रसिद्धि दी है, मतलब महाभारत के युद्ध की वजह से इसको फेमस हुआ है ये। भारत में हरियाणा को किस संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है? अब बताइए इनमें से किस संदर्भ में हरियाणा को 20वें स्थान पर रखा गया है? ये क्वेश्चन एज इट इज यूं के यूं क्लर्क के एग्जाम्स में पूछे गए थे। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर ही उठाया आपका अब की बार, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी थे वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, और रीजनिंग और मैथ्स इंक्लूड नहीं किया है, बाकी सभी चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो बताइए फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? भू क्षेत्र। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग डैश पाई जाती हैं। अब इनमें से बताइए हरियाणा में राज्य में कुल 4 अलग अलग क्या टाइप पाई जाती है? पर्वत श्रृंखलाएं, नदी प्रणाली, भौगोलिक विशेषता या राजनीतिक डिवीजन? दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, भौगोलिक विशेषताएं। अब देखिए हरियाणा में 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो यमुना घग्गर मैदान, ठीक है, जो राज्य का सबसे बड़ा भाग भी जिसको बोलते हैं। दूसरा उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ। तीसरा दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तानी रेतीला मैदान। और चौथा दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। हो गई ना 4 भौगोलिक विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अब इनमें से बताइए कहाँ पर कुरुक्षेत्र को पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? कुरुक्षेत्र को गीता में, ओके, गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जानवर को गोगा नवमी के उत्सव के अंश के रूप में देखा जाता है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सांप। ओके, गोगा नवमी को सबको पता है, सांप के लिए ही होती है, ये सांपों से रक्षा होती है अगर गोगा नवमी को मनाते हैं, अच्छे से इसकी विधि विधान किया जाता है तो। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अब बताइए इनमें से किसे जाना जाता है? तो क्या होगा 23rd का आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जॉन मैकार्थी। ओके, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डीएमए का क्या अर्थ है? अब बताइए क्या अर्थ है? डीलर मैसेज एक्टिविटी, डायरेक्ट मैसेज एक्सेस, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस? दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नेटवर्क में बड़ी फाइलों को संपीड़ित करने और उन्हें भेजने में मदद करता है? यानी कि कंप्रेस करने में। संपीड़ित करने का मतलब क्या है? कंप्रेस करने में। सॉरी मैंने इंग्लिश में नहीं डाला है, लेकिन मैं बता रही हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कंप्रेस एंड सेंड लार्ज फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विनजिप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, कोई डाउट रह जाए फिर भी आप नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? अब बताइए इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बाकी एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही हो गया, यहाँ पे दे रखा है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, और तीसरा है लाइन प्रिंटर। ये सारे के सारे कौन से प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एन ईमेल हैज ऑल द फीचर्स ऑफ? एक ईमेल में किसकी सभी विशेषताएं होती हैं? अब बताइए इसमें से किसकी सभी विशेषताएं होती हैं? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस डेटाबेस, MS एक्सेल? दीजिए आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, MS वर्ड। ओके, MS वर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। एक तो MS वर्ड के माध्यम से वेबसाइट से संबंधित फाइल बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है।
ओके, MS वर्ड को बड़ी आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट भी किया जा सकता है और ईमेल भी किया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं इसमें ईमेल की सभी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू एन एक्शन इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप बताइए कौन सी है शॉर्टकट की? ऑप्शन है सी इज करेक्ट, Ctrl+Z। ओके, इसके द्वारा यूज करके हम अनडू कर सकते हैं किसी भी एक्शन को MS वर्ड में। नेक्स्ट है द मैक्सिमम ऑफ डैश कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड 2010। ओके, बताइए अब MS वर्ड 2010 में अधिकतम कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 63 यानी कि 63 कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है 2010 वाले में। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए डेंसिटी, बी वॉल्यूम, सी लाइट इंटेंसिटी, डी साउंड। दीजिए आंसर। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर? लाइट इंटेंसिटी। ओके, कैंडेला किसकी यूनिट है? लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है, और लाइट इंटेंसिटी को बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। ओके, हिंदी वालों को भी समझ आ गया होगा आई थिंक। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड, यानी कि किसी निकास द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को क्या कहते हैं? अब बताइए इनमें से कौन सी ऊर्जा होती है वो? इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए लिखा हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए और दीजिए आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज एनर्जी। ठीक है, किसी देखिए वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कुछ एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी होता है, उसकी एनर्जी, घड़ी की चाबी में एनर्जी, तनी हुई स्प्रिंग यानी कमाने की ऊर्जा। ठीक है, ये सभी की सभी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। एक वस्तु के भीतर जो ऊर्जा संग्रहित होती है ना, उसे बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक बात, जो भी पॉइंट्स मैं बताती हूँ ना आपको क्वेश्चन के अलावा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो भी मैं बोलूँ ना एक एक बात ध्यान से सुना कीजिए। नेक्स्ट है पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन द, यानी कि परागण कहाँ होता है? अब इनमें से कहाँ होता है? दीजिए आंसर। देखिए फटाफट से आंसर दीजिए, क्वेश्चन 50 हैं। ओके, अदरवाइज वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ आपके आधे घंटे से पहले 25 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस पूरे करा दूँ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? परागण कहाँ होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फूलों में। ओके, फूलों में होता है पोलिनेशन, फ्लावर्स में। नेक्स्ट है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप बताइए। वैसे तो मैं पर्यायवाची आपके इंक्लूड करती नहीं हूँ, लेकिन एक आधा जो थोड़ा अलग सा हो, थोड़ा लगे मुझे कि हाँ स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो मैं डाल देती हूँ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? वन। ओके, बाकियों के पर्यायवाची मैं आपको बता देती हूँ। स्त्री का क्या होगा? अबला, कांता, रमणी। रात्रि का विभावरी, रैन, रजनी। महल का प्रसाद या राजभवन। चलिए नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब इसमें से बताइए इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? दीजिए आंसर। आज मैंने संधि और समास नहीं डाले हैं, क्योंकि पूरे वीक में आपकी संधि और समास की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई देती हूँ। तो संधि समास जो 20 क्वेश्चंस की क्विज होती हैं उसमें डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सुरपति। सुरपति है इंद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट है शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाली मंत्री परिषद का नाम क्या था? अब बताइए क्या नाम था? अष्टदिग्गज, अष्ट प्रधान, अष्टरत्न या पंच प्रधान? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अष्ट प्रधान। ओके, अष्ट प्रधान बोलते थे शिवाजी की जो मंत्री परिषद थी। इनमें जो अष्ट प्रधान थे, इसमें मुख्य पद पेशवा का था और ये मंत्रियों का प्रधान होता था। ओके, और बाकी के पद भी मैं लिख देती हूँ, पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए ऑप्शंस देखे कि इसमें से कौन सा नहीं था, कौन सा था। अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, ये सारे पद थे। अभी टॉपिक वाइज आपकी स्टार्ट करूँगी, तो अच्छे से डिटेल में इनके बारे में भी बताएंगे। चलिए फिलहाल नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? आप बताइए किसके द्वारा सुनाया गया था सत्यमेव जयते? इनमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट, मदन मोहन मालवीय। ओके, मदन मोहन मालवीय द्वारा सुनाया गया था। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये भी याद रखिएगा।
और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा भी हुआ है और अशोक के स्तंभ से ये लिया गया है। मूलतः यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अब बताइए सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब देखिए अंडमान द्वीप समूह में है। भारत में 2 ज्वालामुखी है। पहला तो बैरन ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ओके, और दूसरा नारकोंडम है। ओके, एक तो बैरन हो गया, एक नारकोंडम हो गया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में है। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम है ना वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी में डिफरेंस आई थिंक सबको पता होगा, ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक असुरक्षित प्रजाति है? अब बताइए इसमें से असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? कौन सी है? मार्बल्ड बिल्ली, यानी कि रेखांकित बिल्ली, इसी को मार्बल्ड बिल्ली बोलते हैं। इसे असुरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? बताइए इनमें से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, FSSAI। ओके, कौन सा ये इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण। ओके, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था? अब बताइए कहाँ फहराया गया था ये? ऑप्शन है सी इज करेक्ट। ओके, जर्मनी में फहराया गया था। स्टुटगार्ड नाम की एक जगह है, वहां पर फहराया गया था। और किसने फहराया था? श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा ने, मैडम कामा भी बोलते हैं इनको। 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। ओके, ये मैडम कामा और महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा दोनों ने ही वर्ष 1907 में फहराया था। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है? अब बताइए कौन सा करता है? इलाहाबाद बैंक। ओके, इलाहाबाद बैंक ये कोलकाता में है और इस बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम को दर्शाता है। इस बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो कोलकाता में है। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता था? बताइए इनमें से झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अब्दुर्रहमान खान को झज्जर के नवाब के रूप में जाना जाता था। 1857 की क्रांति में इनका काफ़ी अहम योगदान था। इन्होंने 1845 में गद्दी संभाली थी, लेकिन इनके जो पिताजी थे ना वो काफ़ी क्रूर और विलासी थे, जनता का इतना ज़्यादा ख्याल कुछ नहीं रखते थे वो, लेकिन ये काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने जनता के लिए काफ़ी कुछ किया था। इनमें इनके जो दादाजी थे फैज मोहम्मद, उनके गुणों के कारण ही ये काफ़ी अच्छे से अपने राज्य को संभाले थे। इन्होंने किसानों का लगान वगैरह भी खत्म किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने। चलिए नेक्स्ट है, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर छोटूराम, राव तुलाराम, पंडित नेकीराम शर्मा या पंडित श्री राम शर्मा? दीजिए आंसर सब स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। ये हरियाणा के झज्जर जिले से थे। और जो लाला मुरलीधर थे उन्हें पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। ओके, और भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, कौन सी योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी? बताइए क्या नाम था उस योजना का? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मनोहर ज्योति। ओके, मनोहर ज्योति जो योजना है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? डेट याद रखनी है, 27 अक्टूबर 2018 को। इस योजना के अंतर्गत सोलर लाइट लोगों के घर की छतों पर इंस्टॉल की जानी थी और जिससे सूरज की किरणों के प्रभाव से बिजली चल सके। ओके, और ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए थी। इसका जो मकसद था वो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना था, यानी कि सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से कब शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? दीजिए आंसर। 45 का आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए।
चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18 दिसंबर 2018 को शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। ये मेनली विद्यार्थियों की हाजिरी फीस ऑनलाइन एडमिशन वगैरह के लिए स्टार्ट की गई थी। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? दीजिए आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, झज्जर। ओके, झज्जर के छुड़ानी नाम का गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था और उन्होंने काफ़ी एक विशाल संग्रह की भी रचना की है। इनका संग्रह पेपर में पूछ लिया जाता है। इसका नाम है गरीब ग्रंथ। ओके, गरीब ग्रंथ। इसमें कबीर साहब की अमृतवाणी का भी विवरण किया गया है। नेक्स्ट है, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर इनमें से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भागीरथ लाल जख्मी। ओके, भागीरथ लाल जख्मी ने लिखी है दस्ताना मजदूर। नेक्स्ट है, बिजनौरी किस भाषा का सबसे शुद्ध रूप है? अब बताइए बिजनौरी किस भाषा का सबसे शुद्ध रूप है इनमें से? पैरताली, हिंदी, उर्दू या कोरवी? दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोरवी। ओके, कोरवी का सबसे शुद्ध रूप है कौन सी भाषा? बिजनौरी। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसलिए मैंने डाले हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा हर एक क्वेश्चंस को। किसे भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? बताइए किसे किया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भिंडावास। भिंडावास पक्षी विहार को 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? अब बताइए कैसा रंग है इनमें से? लाल, पीला, धूसर, काली या पीले भूरे रंग की कैसी मिट्टी है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, येलोइश ब्राउन यानी कि पीला भूरा रंग। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन। तो इसका क्या होगा? 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्टोइकिज्म। आप देखिए, आत्म संयम, आनंद या पीड़ा की तरफ उदासीनता का क्या मीनिंग है इसका? स्टोइकिज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। बाकी की वो कैब भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है जो ऑप्शंस में थे ABCD। वीडियो को पॉज कर लेना और ध्यान से देख लेना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? अब इनमें से आपको बताना है एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। ओके, अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। और हाँ, लाइक करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। डेली रात को 9:30 बजे एक क्विज होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी सभी को बताना क्विज के बारे में। और किसी को अगर एनिमल हस्बेंड्री करनी है तो एनिमल हस्बेंड्री के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एनिमल हस्बेंड्री देख लेना। क्वेश्चंस की फॉर्म में एनिमल हस्बेंड्री आपकी हो रखी है काफ़ी अच्छे से। ओके, तो उसको करना मत भूलिएगा। ओके, और साथ ही ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड, कुछ चेंज की आवश्यकता हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो कमेंट्स अच्छे से करके जाना और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।